नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। बहुत आसान तरीके से हमारी चर्चा चल रही है फलित सिद्धांत की। आज अध्याय 78 में हम कारक के बल की बात करेंगे कि कारक बलवान कैसे होता है, कब होता है, किन परिस्थितियों में कारक बलवान माना जाता है। भाव के बारे में हमने आपको बता दी, भाव किस परिस्थिति में, किन स्थितियों में भाव को बलवान माना जाता है। भावेश के बारे में आपको बता दिया गया, भावेश किस तरह से बली माना जाता है। आज जो चर्चा है हमारी वो कारक की है कि कारक को भी किस तरह से देखते हैं कि वो बलवान है या निर्बल है, कमजोर है या ताकतवर है। तो कारक ग्रह को हमने बता दिया है कि प्रत्येक भाव का एक स्थिर कारक होता है और वही रहता, दूसरा कारक उसमें नहीं होता। मित्रों, इसमें हमने जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट लगभग सेम है सब भाव में भी, भावेश में भी और कारक में भी। उनको देखना बहुत जरूरी है और उनके आधार पर ही हम समझ पाएंगे। जो पॉइंट लिखवा रहे हैं आपको ये लिख लीजिए आप, ये गागर में सागर वाली बात हो रही है। यदि ये समझ लिया आपने तो बहुत आसान तरीके से आप कुंडली विश्लेषण कर पाएंगे, किसी बात को समझ पाएंगे और किसी को बता पाएंगे। नंबर 1 इसमें दिया है, यदि कारक ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठा है। यदि कारक ग्रह जो है केंद्र में बैठा हो, किससे? लगन के अनुसार। लगन से यदि वो केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण भाव में बैठा हो, तो वो अपने भाव के फलों को देने में समर्थ होता है, अपने भाव के फलों की वृद्धि करता है। यदि वही कारक ग्रह लगन के अनुसार या अपने से छठे, 8वें, 12वें या तीसरे, छठे, 11वें भाव, जिसे हम त्रिषडाय भाव कहते हैं, उसमें बैठा हो, तो वो अपने भाव के फलों में हानि करेगा, कमी करेगा। फिर समझिए कि जो कारक ग्रह है, भाव को देख लिया, भावेश को देख लिया, अब कारक को देखते हैं। यदि उस भाव का जो कारक ग्रह है वो लगन से केंद्र में चला जाए या त्रिकोण में चला जाए। अब केंद्र कौन से? 1, 4, 7 और 10वें भाव को हमने केंद्र बताया। ये गणना पहले ही हम बता चुके हैं आपको, पिछली वीडियो को देखिए आप। और केंद्र त्रिकोण कौन सा होता है? 5वां और 9वां भाव। इन भावों में यदि कारक ग्रह लगन के अनुसार चला जाए और अपने भाव से भी चला जाए, तो वो उस भाव की वृद्धि करेगा, उस भाव के फलों की वृद्धि करेगा। यदि वही कारक ग्रह लगन से छठे, 8वें, 12वें भाव में या त्रिषडाय 3, 6, 11वें भाव में चला जाए, तो वो भाव के फलों की हानि करेगा। नंबर 2, ये बात समझ में आई होगी आपके। चाहे वो अपने भाव से चला जाए, चाहे लगन से 6, 8, 12 में चला जाए, समझ लीजिए कि वो अशुभ फल देता है, अपने भाव के फलों को नहीं देता। हर एक के लिए ये मान के चलिए, सबसे पहले यही देखना होता है। दूसरी बात कही गई है, यदि कारक ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हो, अपने मित्र की राशि में बैठा हो, अपनी स्वयं की राशि में बैठा हो, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, सम राशि में बैठा हो, तो वो भाव के फलों में वृद्धि करता है।
यही बात बता रहे हैं, भाव में बताया, भावेश में बताया और कारक में भी यही बातें बता रहे। यदि वही ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, अस्त हो गया हो, तो वो भाव के फलों में कमी करेगा। इसमें ये मानिए कि नीच राशि का हो और शत्रु क्षेत्रीय बैठा हो, शत्रु के घर में बैठा हो, तो वो फलों की हानि करेगा। तीसरा पॉइंट जो दिया है, कारक ग्रह अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो। वही चीजें चल रही हैं जो हमने सब में बताई, वही यहाँ। यदि वो कारक ग्रह किसके साथ बैठा हो, शत्रु ग्रह अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो, तो वो फलों की हानि करेगा। यदि वही शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, चाहे नैसर्गिक शुभ हो चाहे लगन के अनुसार शुभ हो, तो वो अपने फलों की वृद्धि करेगा, अपने भाव के फलों की वृद्धि करेगा। दो बात कंडीशन कही गई, यदि वो शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो, मतलब पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, दुष्ट ग्रहों के साथ बैठा हो, तो वो अपने फलों में क्या करेगा, हानि करेगा। और यदि वही कारक ग्रह शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, नैसर्गिक रूप से शुभ हो या वो लगन के अनुसार शुभ हो, तो वो अपने फलों की वृद्धि करेगा। यदि कारक ग्रह अस्त हो गया है, चौथे पॉइंट में कहा है कि यदि कारक ग्रह अस्त हो गया है तो वो भी फलों में कमी करता है। यदि वो शुभ ग्रह है और उसके लिए फायदेमंद है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, और वो अस्त हो गया है, तो वो भाव के फलों को नहीं देगा। तो फिर क्या करना है, उस ग्रह को हम बढ़ाएंगे, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो ऊर्जा है, उसको हम बढ़ा देंगे। और वो बढ़ाने का तरीका हम आपको उपायों में बताएंगे, कुछ जगह हमने बताए भी हैं, उसके बीज मंत्रों के द्वारा, या उसके रत्न की भी जरूरत पड़ती है तो रत्न के द्वारा दशांतर दशा में उसके भाव के फलों को हम बढ़ा सकते हैं। पांचवा पॉइंट दिया है, उस कारक ग्रह की नवांश कुंडली में क्या स्थिति है। तो नवांश कुंडली को भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रत्येक कुंडली के साथ, जितनी भी लगन कुंडलियां हैं उसके साथ नवांश कुंडली को देखना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि उसे विवाह में देखेंगे, कि उसमें देखेंगे, लेकिन विश्लेषण में ये पाया गया है कि नवांश कुंडली प्रत्येक लगन के लिए, प्रत्येक कुंडली के लिए देखनी चाहिए, क्योंकि नवांश कुंडली से उस ग्रह की ताकत का ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो नवांश कुंडली में कारक ग्रह राशिवत कहाँ बैठा है, राशिवत का मतलब वो मित्र की राशि में बैठा है, सम राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, ये चीजें देखनी है, राशिवत। दूसरा भाववत देखते हैं कि कहीं वो 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गया, वहां पर भी यही चीज देखनी है। वहां पर भी D9 में भी जाकर के डिवीजन ऑफ चार्ट, D9 जब हम पढ़ेंगे तो उनको D9, D10, D7 इस तरह से आपको बताएंगे। तो वो D माने डिवीजन चार्ट, तो वो नवांश कुंडली में D9 में वो राशिवत कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, और वो भाववत कहाँ बैठा है, कौन से भाव में बैठा हुआ है, ये भी हमें वहां से देख करके उस ग्रह की ताकत का अंदाजा होता है। बहुत आसान तरीके से ये आपकी समझ में आया होगा कि वो कारक ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा है लगन के अनुसार या अपने से, वो कहीं शत्रु ग्रहों के साथ तो नहीं बैठा, वो अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठा है, वो कहीं अस्त तो नहीं है, वो D9 में नवांश में जाकर के वो किस स्थिति में है, ये सारी चीजें हम कारक के भाव में, भावेश के बारे में और भाव के बारे में देखते हैं। और इसमें एक चीज और देखी जाएगी, इसमें भी देखेंगे, भावेश में भी देखेंगे
कहीं वो पाप कर्तरी में तो नहीं है, लगन कुंडली में कहीं वो पाप कर्तरी में तो नहीं है, वो प्रभाव भी देखने जरूरी है। तो मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया और आप समझ पा रहे होंगे, इसका लाभ उठा पा रहे होंगे। आप हमारी वीडियो को लगातार देखिए, क्रम से देखेंगे तो आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा और जो ये विश्लेषण चल रहा है हमारा, इसको आप समझ पाएंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। चर्चा अच्छी लगी है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।